यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक देखा, तो आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर रजिस्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज का हमारा मुख्यतः टॉपिक यही है। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में हैंड रिटन नोट्स का लिंक है, प्लीज़ क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विथ दिस सब टॉपिक ऑफ द प्रीवियस वन, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स ऑफ एसपीओ। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मशीन एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास 8 रजिस्टर्स जरूर होंगे। दिस इज द रूल ऑफ एसपीओ। और इसके साथ एक एएलयू होगा और उसके साथ एक सीयू होगा। मैंने आपको यह भी बोला था कि प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है लेकिन आर्किटेक्चर कभी नहीं बदलता। आर्किटेक्चर में प्रोसेसर तो है मेरे पास, क्या मेरे पास मेमोरी भी अवेलेबल है? यस। अब क्योंकि मैं एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो मेरी मेमोरी भी फिक्स है। यहां पर इट इज 4096 कैपेसिटी। दैट मीन्स द मेमोरी कैन हैव 256 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन कैन कैरी 16 बिट्स। तो 256 इंटू 16 इज 4096 टोटल कैपेसिटी है मेरे मेमोरी की एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ आईओ दिया गया है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम मशीन को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर प्रोग्राम देते हैं तो वो आईओ से मशीन को फीड जरूर होता है, लेकिन वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होकर मेमोरी के स्लैब्स में जाके सेव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम एट ए टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ईच पीस इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रक्शन। क्योंकि हम स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में हैं, इसीलिए एवरी पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग अ स्लैब इन द मेमोरी टू सेव इटसेल्फ। दिस इज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये प्रोसेसर में लाया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। अब हर इंस्ट्रक्शन 16 बिट लेता है टू सेव। अब मान लीजिए अब सेव हो चुका है, अब इंस्ट्रक्शन उठकर आ रहा है प्रोसेसर में फॉर एग्जीक्यूशन। जब इंस्ट्रक्शन आता है तो उसके पास फिर से कंफ्यूजन है कि यहां पर 3 मॉड्यूल है, और अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूं तो यहां पर तो 8 और सब मॉड्यूल्स हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले जाए किस में? सो टू डिस्कस ऑन दैट ओनली today we are learning this video, that is how many registers are there in SPO and what is the purpose of individual register, where is the instruction going in the register. तो अगर हम लिस्ट आउट करें तो मेरे SPO registers are of 8 types. First one is called as an instruction register, IR. Second is called as address register, AR. Third is called as data register, DR. Fourth is called as temporary register, TR. Fifth is called as program counter, PC. Sixth is called as accumulator, AC, जो कि बहुत important SPO का प्रोसेसर रजिस्टर है। वो क्यों important है वो मैं समझाऊंगी आपको। उसके बाद INPR, इनपुट रजिस्टर, OUTR, आउटपुट रजिस्टर, और मैंने राइट साइड में द नंबर ऑफ बिट्स ईच रजिस्टर टेक्स वो भी लिखा है। तो अगर आप उस नंबर ऑफ बिट्स को देख सकते हैं तो मैक्सिमम जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है वो है 16 बिट्स। द रीजन इज बिकॉज द मेमोरी कैपेसिटी इज ओनली अलाउइंग 16 बिट्स टू स्टोर, सो डेफिनेटली माई रजिस्टर विल बी ऑल्सो ऑफ दैट कैपेसिटी। तो अब पॉइंट ये है कि ये इतने सारे रजिस्टर्स ऐसे दिए हुए क्यों है? क्या हम एक रजिस्टर से काम नहीं कर सकते थे? एसपीओ में चीजें बहुत आसान करने की कोशिश करी गई है मशीन के लिए। यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है प्रोसेसर के पास टू एग्जीक्यूट। अब जाहिर सी बात है तीनों सब मॉड्यूल्स में से वो सबसे पहले रजिस्टर का सब मॉड्यूल चुनेगा टू फर्स्ट लोड द इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसर।
फर्स्ट लोडिंग द इंस्ट्रक्शन ऑन टू द रजिस्टर। अब रजिस्टर में भी बहुत क्लैरिटी है एसपीओ में कि इंस्ट्रक्शन अगर है, मान लीजिए आपने इंट a इज इक्वल टू 10, आपके प्रोग्राम का एक लाइन है जो कि मेरे लिए एक इंस्ट्रक्शन है प्रोसेसर के लिए। ये इंट a इज इक्वल टू 10 इंस्ट्रक्शन में बहुत चीजें हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल का एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे इसकी वैल्यू होगी, कौन सा टाइप है ये भी बता रहा है। तो देयर आर टू सेपरेट थिंग्स, एक है इंस्ट्रक्शन, एक है डेटा। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है स्टेटमेंट का, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाता है, और जो आपका डेटा से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड कुछ भी होता है आपके स्टेटमेंट में, वो डीआर में जाके लोड हो जाता है। और उस इंस्ट्रक्शन को उठाने के लिए वो कहां पे मेमोरी में सेव्ड है, उसका क्या एड्रेस है, वो एआर में जाके लोड हो जाता है। मतलब इस इंस्ट्रक्शन का कोई तो एड्रेस होगा मेमोरी में जहां पर वो सेव्ड है, वो एड्रेस भी मेरे रजिस्टर में सेव हो जाता है। मतलब उस इंस्ट्रक्शन से मिलते जुलते सारी चीजें, जैसे एक इंस्ट्रक्शन में डेटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, सब कुछ इंडिपेंडेंटली हमने एक एक रजिस्टर को अथॉरिटी दे दी कि आप ये चीजों को देखो। ये एसपीओ में ही है। बस एसपीओ में इस चीजों की क्लैरिटी है कि आपके स्टेटमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस है वो आईआर में चले जाएंगे, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो एआर में चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन में जो डेटा है वो डीआर में चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई टेम्पररी वैल्यूज है, जैसे कि कई बार हम इस वैल्यू को कहीं सेव करके आगे चल के किसी प्रोग्राम में a/20 कर लेते हैं, ऐसा भी होता है कभी। इसको हम टेम्पररी रजिस्टर्स कहते हैं, टेम्पररी वैल्यूज कहते हैं। तो वो स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के हम टीआर में डाल देते हैं अगर है तो। उसके अलावा फिर पीसी की क्या जरूरत है, देखिए यहां पर मेरा प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन से मिलती जुलती सारी चीजें रजिस्टर में डाल रहा है, तो पीसी क्या करेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट कौन है पाइपलाइन में, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है पाइपलाइन में, उसका एड्रेस भी लोड करूंगी मैं यहां पर, ताकि प्रोसेसर बैठा ना रहे। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके पास दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है पीसी में। तो पीसी क्या है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर जो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ये एसपीओ का कॉन्सेप्ट है। तो एसी क्या करता है, एसी ही एक लौता ऐसा रजिस्टर है जो एएलयू के साथ कम्युनिकेशन की अथॉरिटी दी है मैंने। मतलब आईआर में, एआर में, डीआर में, टीआर में जो कुछ चीजें हैं, अब फाइनली उन चीजों पे क्या मुझे करना है वो सब अब एसी कम्युनिकेट करेगा एएलयू को। 8 रजिस्टर में से सिर्फ एक रजिस्टर ही एएलयू से बात करेगा, और वो रजिस्टर अथॉरिटी में एक्यूमुलेटर ही है। इतना ही नहीं, एएलयू का जो रिजल्ट होगा, जो कि C = A+B जो एग्जाम्पल हमने लिया था पिछले वीडियो में, वो कंप्यूट करके भी वापस वो एसी को ही देगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रजिस्टर को रखेगा कम्युनिकेट करने के लिए एएलयू को। फिर INPR, OUTR, ये दो हमने एक्स्ट्रा रजिस्टर्स रखे हैं। अगर इनपुट आउटपुट से मुझे कुछ डेटा मिल रहा है तो उसको मैं INPR और OUTR में डालकर रखूंगी। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पूरे 16 बिट का होगा। क्यों? क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन एज इट इज जो प्रोसेसर में आ रहा है लोड हो रहा है आईआर में। अब उसके बाद एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का क्यों है? क्योंकि 16 बिट के इंस्ट्रक्शन में 12 बिट तो एड्रेस ही है, 12 बिट्स आर फॉर एड्रेस, तो डेफिनेटली एआर विल टेक केयर ऑफ 12 बिट्स। उसके बाद डाटा इज अगेन 16 बिट्स, temporary register is again 16 bits because they are data. Accumulator is also again computation on the data, so that will also take 16 bits. Program counter address है, address is always 12 bits in SPO. INPR, OUTR बहुत छोटे रजिस्टर्स हैं, ये सिर्फ 8 बिट का डेटा लेते हैं IO से। तो कहने का मतलब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो आइए देखते हैं सीक्वेंस में कैसी चीजें चल रही हैं। मान लीजिए मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यहां पर एक प्रोग्राम फीड करा आईओ के जरिए।
अब आईओ क्या करेगा, क्योंकि मेरा मशीन एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करके एक एक इंस्ट्रक्शन को उठा के मेमोरी के स्लैब में जाके सेव कर देगा और हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक एक एड्रेस भी उसको मिल जाएगा। उसके बाद एक एक इंस्ट्रक्शन उठ के ऑन द सिस्टम बस लाया जाएगा प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर के रजिस्टर मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। अब रजिस्टर में भी तो 8 मॉड्यूल है। यस, 8 मॉड्यूल है। एक इंस्ट्रक्शन आया, जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन आया तो उस इंस्ट्रक्शन की जुड़ी हुई सारी चीजें सबने अपने अपने हिस्सों में बांट ली। किसी ने इंस्ट्रक्शन ले लिया, किसी ने एड्रेस ले लिया, किसी ने डेटा ले लिया, किसी ने एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड करके रेडी रखा, किसी ने कॉम्प्यूटेशंस रेडी रखी। तो मतलब उसने क्लैरिटी दे दी कि मेरा काम ये है, आपका इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन है ना, इसका ये हिस्सा मैं लेती हूँ, दूसरा हिस्सा किसी और को दे दिया, तीसरा हिस्सा किसी और को दे दिया, ताकि मशीन को बहुत आसानी से चीजें समझ आए कि उसको कहां पर से क्या मिलेगा। तो वो एएलयू सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा फॉर डेटा, फॉर कंप्यूटेशन? वो एक्यूमुलेटर से ही बात करेगा। एक्यूमुलेटर में अगर कुछ नहीं हुआ तो वो अपने आप डीआर टीआर से बात करके डेटा लेने की कोशिश करेगा, वो एक्यूमुलेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एएलयू किससे बात करेगा? एसी से। तो यहां पर जितना भी इंस्ट्रक्शन आपके पास आ चुका है वो अब एसी के जरिए एएलयू को दिया जाएगा फॉर कंप्यूटेशन। उस बीच सीयू क्या करेगा? आईआर का इंस्ट्रक्शन उठाएगा, उसको पूरा डिकोड करेगा। पहले डिकोड मतलब मुझे समझ तो आए, पहले मैं एएलयू में कौन सा सिग्नल के लिए ट्रिगर दबाऊं, एरिथमेटिक के लिए दबाऊं, लॉजिक के लिए दबाऊं या शिफ्ट के लिए दबाऊं। तो उसके लिए इसको पूरे आईआर को डिकोड करना पड़ेगा, जो वो करेगा। उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल जनरेट करेगा, एएलयू का सिग्नल ट्रिगर करेगा, एसी इसके साथ कम्युनिकेट करके इसको डेटा दे देगा, ये सिग्नल जनरेट कर लेगा, ये कंप्यूट करेगा ए प्लस बी और वापस ये आपको एसी को दे देगा। और एसी से ये वापस मेमोरी में आएगा, मेमोरी से आईओ में आएगा और आईओ से हमारे पास आएगा। इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हम एसपीओ को सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोसेसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो कम्युनिकेट कर रहा है वो एक्यूमुलेटर ही होता है। तो आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम जब एक्यूमुलेटर ही सारे काम कर रहा है तो हम बाकी रजिस्टर्स क्यों दें? ऑब्वियसली, एज आई सेड यू, आई एम डिफाइनिंग रोल्स. Instruction is only one, but that big instruction I am giving roles to the registers, to the 8 registers. You hold instruction, you hold data, you hold address, you communicate with ALU, you hold the address of next instruction. Why are we doing this? Because it is an organization. I have to be very clear on the performance. हो सकता है ये हर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस पे ना चले इस ऑर्गेनाइजेशन पे ठीक से, that is a different story. But I have to make this organization run because I have to gauge the processor performance. तो इसीलिए ये किया जा चुका है। इसीलिए हम बहुत सारी जगहों पर एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके पीछे पर्पस ही है। तो यहाँ पर हर चीज एक्यूमुलेटर कंट्रोल कर रहा है। एक्यूमुलेटर का काम ही है कि जो भी डेटा है वो अवेलेबल कराए एएलयू को। और आईआर का क्या काम है? इंस्ट्रक्शन को लो, अपने पास लोड करके रखो। और एआर का क्या काम है? एड्रेस पे जाओ और इंस्ट्रक्शन को लोड करो। तो कायदे से देखा जाए तो एआर पहले आएगा, आईआर बाद में आएगा। बिल्कुल सही है। पहले एड्रेस देखूंगी कहां पर है, एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन को लेकर आईआर में लोड करूंगी। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या? ये आईआर क्या यहीं पर बैठा रहेगा? ये इंस्ट्रक्शन नहीं, इस इंस्ट्रक्शन को सीयू लेकर डिकोड करेगा। डिकोड करके सिग्नल जनरेट करेगा किसके? एएलयू के, समझाने के लिए कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका सर्किट काम करेगा। तो ये तो सिग्नल दे रहा है बस, उसको डेटा कौन देगा? उसको एसी देगा डेटा। सो एवरी रजिस्टर इन एसपीओ हैज गॉट अ रोल टू प्ले. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रीड कंप्यूटर रजिस्टर्स विथ एसपीओ ऑर्गेनाइजेशन. बाकी तो परफॉर्मेंस ही एसपीओ की मेजर कॉन्सेप्ट तो रजिस्टर्स का ही है कि 8 रजिस्टर्स के साथ है एसपीओ। और ऐसा क्यों है उसके पीछे मैंने रीजन आपको बताया है। एएलयू भी है, सीयू भी है, सिस्टम बस भी है, मेमोरी भी है और साथ में आईओ भी है।
So this is a concept of computer registers with single accumulator organization. तो आइए अब इस टॉपिक के ना बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखते हैं. एसपीओ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट एसपीओ का ये है कि ये बहुत सिंपल है. सिंपल टू डिजाइन, यस, एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देर आर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एवरीवन. Everyone has a role to play. So things are very clear. उसको भी पता होता है मशीन को कि IR में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, AR में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, DR में जाऊंगा तो क्या मिलेगा. Everything is very very clear. So things are clear, things are simple, things are easier to design and also to manage. Because for everything there is a cap. The maximum a register can hold is 16 bits. I cannot extend beyond that. The maximum a memory can hold is 4096 bits of data. Beyond that it can't hold. So there is a capping. So that means there is a limit. So that means it's manageable. तो ये सब benefits हैं SPO के. Then what are the limitations? जैसा कि मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पर मैं practically आपको बताती हूँ इसकी limitation क्या है. मान लीजिए पहला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर में आ चुका है टू एग्जीक्यूट. मैंने आपको क्या बोला था, ये पहले आईआर में लोड हो जाता है, ये बताया था मैंने आपको. ठीक है, आईआर में लोड हो गया और एआर ने क्या करा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास सेव करके रखा हुआ है कि वो एक्चुअली में किस एड्रेस से लोड हुआ है. एआर ने अपना काम कर लिया, आईआर ने अपना काम कर लिया, उस इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता डेटा डीआर और टीआर ने अपने अपने पास रखा. अब एसी ने अपना काम शुरू करा जिसमें उसने डीआर टीआर का डेटा लेना शुरू करा. ये जब ये काम कर रहा है, आईआर अपना इंस्ट्रक्शन सीयू को देके डिकोड करने के लिए एक्टिव हो गया है. अब ये जब चीजें चल रही हैं, देखिए यहां पर जब आईआर ने अपना इंस्ट्रक्शन सीयू को दे दिया टू डिकोड, दैट मींस आईआर रजिस्टर इज फ्री. आईआर अब इस इंस्ट्रक्शन के लिए फ्री हो चुका है, तो क्यों ना हम दूसरा इंस्ट्रक्शन लेकर आके लोड करके रेडी रखें. देखो एग्जीक्यूट तो बाद में होगा. एग्जीक्यूट कब होगा, एएलयू कब आता है पिक्चर में, जब सीयू चीजों को डिकोड कर देता है. मैं तो अभी डिकोडिंग पे आई नहीं हूं, मैं तो सिर्फ लोड करने की बात कर रही हूं. क्या हम ये कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन एसपीओ नहीं करता ये. दिस इज द प्रैक्टिकल लिमिटेशन. दैट मीन्स इफ आईआर इज फ्री का मतलब इट हैज गिवन द कंट्रोल टू कंट्रोल यूनिट टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन. उसके बाद वो खाली बैठा हुआ है, सीयू लोड कर उसको डिकोड कर रहा है, सिग्नल्स जनरेट कर रहा है एएलयू के, एएलयू एसी से पूरा डेटा लेकर उसको कंप्यूट कर रहा है. तब तक खाली बैठे हुए हैं सब. डीआर खाली बैठा हुआ है, आईआर खाली बैठा हुआ है, टीआर खाली बैठा हुआ है. व्हाई? बिकॉज इट इज सीक्वेंशियल. एसपीओ डजंट गिव यू दैट फ्रीडम टू कीप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेडी इन द पाइपलाइन. पीसी के पास एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो तभी एक्टिव होगा जब एग्जीक्यूटेड रिजल्ट आ चुका होगा एसी में. तभी मैं पीसी को एक्टिव करूंगी और अगले का एड्रेस से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड करूंगी. मैं तब तक लोड भी नहीं करूंगी. दिस इज द प्रॉब्लम विथ एसपीओ एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. दैट मीन्स यू आर मेकिंग द प्रोसेस वेरी स्लो. देखो अगर तो ऑप्शन होता ही नहीं, आईआर फ्री होता ही नहीं, तो आई कुड हैव वेटेड. But here I could see that when it is getting decoded, this module is becoming free. This module is becoming free, the next module is becoming free. Then why can't we load the next instruction and keep it ready? Will it affect the performance? Yes, most definitely it will affect the performance. So that is the major limitation of SPO. But if you ask me, then ma'am, if there are these limitations, then कैसी जगहों पर एसपीओ को हम यूज करते हैं? देखो स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन रहा है. तो जो इनिशियली जितने भी प्रोसेसर्स आपके आए हैं वो सब एसपीओ बिल्ट ही रहे हैं. वो तो जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज होती गई हैं, ऑब्वियसली एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज इसीलिए हुई हैं क्योंकि यू हैव अपग्रेडेड फ्रॉम दिस प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन टू सम अदर फॉर बेटर परफॉर्मेंस. तो जब परफॉर्मेंस स्पीड अप होती है तो ऑटोमेटिकली यू गेट गुड टेक्नोलॉजीज दैट नीड गुड प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज कैपेसिटी. तो जो इनिशियल प्रोसेसर्स आए हैं आपके वो सारे एसपीओ के ही थे. तो आई कैन नॉट टोटली डिनाई दैट इट इज ऑफ नो यूज. येस, फॉर स्मॉलर एप्लीकेशंस in which
you can work with no बाउंडेशन ऑफ टाइम, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपको ऐसे एप्लीकेशंस पे काम करना है जहां आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, your time is very important and you have to execute the applications at a very faster rate, then in such scenarios SPO organization will not work. You have to switch to either GRO or to stack. आशा करती हूँ कि आपको SPO ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये दोनों वीडियोस आप कंटिन्यूटी में देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक SPO का समझ आ जाएगा। SPO के मैंने आपको बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी बताई, SPO का आर्किटेक्चर भी बताया, SPO का ऑर्गेनाइजेशन भी बताया, SPO की परफॉर्मेंस भी बताई एक एग्जाम्पल के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब क्योंकि SPO की लिमिटेशंस थी, इसीलिए हम दूसरे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते हैं जिनको हम GRO और स्टैक कहते हैं। अब अगली वीडियो में हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पूरा लेक्चर वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले लेक्चर में हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक फिनिश करेंगे। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।